और सीढ़ी के नीचे एक गेट था, एक दरवाज़ा था जिस पर लाल कलर का कपड़ा बंधा हुआ था, रक्षा सूत्र बंधा हुआ था और सिंदूर टाइप के लाल लाल कुछ लगे हुए थे उस दरवाजे में। और उस दरवाजे को खोल दिया जाता है, जिसके बाद उस दरवाजे के अंदर उन्हें एक कंकाल मिलता है कि उस रूम के अंदर हमारे घर के कुल देवता हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि दरवाजे से कोई मुझे घूर के देख रहा है। सर, यहाँ उनकी वाइफ और उनके बेटे की डेथ हो चुकी है, यहाँ उनकी बॉडी पड़ी हुई है उसी रूम में जहाँ उनको कंकाल मिला था। 27 जून 2012, उत्तर प्रदेश, रामपुर। मेरा नाम है मनीष और मेरी उम्र करीब 19 साल है। अब मेरी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। मेरे घर में टोटल 4 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन और एक मैं खुद। मैं अपने घर में एक कॉलेज के लिए बात करता हूँ क्योंकि मेरे शहर में कुछ खास कॉलेज नहीं थे जिनके बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो। इसीलिए मैं घर में पापा से कहता हूँ कि मुझे बाहर जाकर पढ़ना है जिसके कॉलेज प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हों और मुझे जॉब लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लेकिन घर वालों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो कुछ खास नहीं थी कि मनीष को बाहर भेजकर पढ़ाया जा सके। लेकिन मनीष काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालता है एंड काफ़ी फोर्स करता है कि पापा मुझे बाहर कॉलेज में एडमिशन लेना है ताकि मुझे अच्छी जॉब मिल सके। अगर मैं यहीं पढ़ूंगा तो मुझे अच्छी खासी जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ के कॉलेज के प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो मनीष के काफ़ी ज़्यादा बोलने के बाद उसे कहा जाता है कि तुम बेटा देख लो तुम्हें कौन से कॉलेज में पढ़ना है बाहर जाकर, तुम जहाँ प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हो, जहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो। तो मनीष उड़ीसा के बरगढ़ के एक विजयपुर कॉलेज में एडमिशन लेने की बात कहता है। वो कहता है कि पापा वहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है और वहाँ के प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो घर वाले कहते हैं कि बेटा हम तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस तो पे कर देंगे, लेकिन वहाँ रहने का जो तुम्हारा खर्चा आएगा वो तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 2 महीने के खर्चे हम तुम्हें भेज देंगे ताकि वहाँ तुम्हें रहने में खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद मनीष हाँ कह देता है और वो कहता है कि पापा आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं वो काफ़ी है, बाकी आगे का मैं देख लूँगा। फिर 16 जुलाई 2012 को मैं उड़ीसा के बरगढ़ के लिए निकल पड़ता हूँ। बीजापुर के कॉलेज में मेरा एडमिशन हो चुका था जहाँ का कैंपस काफ़ी अच्छा था और वहाँ के प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो मैं बहुत खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर था कि मुझे आगे चल के अपने खर्चों को, मेरे एक्सपेंस को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि घर वालों ने मुझे साफ कह दिया था कि बेटा हम तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस तो पे कर देंगे, लेकिन वहाँ रहने का खर्चा जो तुम्हारा होगा वो तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी था, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डर भी था कि क्या मैं खुद को, मतलब जो मेरे एक्सपेंस है, क्या मैं उनको हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। खैर जैसा भी था, मैंने एक पीजी ढूंढा जिसका जो मंथली रेंट था 400 रुपीज़ था। अगर मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहता, अगर मैं कहीं जॉब करता, मुझे आने जाने में प्रॉब्लम होती, मैं हॉस्टल में रहता, तो इसीलिए मैंने एक पीजी को लिया मंथली 400 रुपीज़ पर बेड में। तो वो मेरे लिए ठीक था, स्टार्टिंग के फेस में वो काफ़ी ज़्यादा ठीक था। अपने पीजी में शिफ्ट होने के बाद कुछ ही दिनों में मुझे एक ऐसी जॉब ढूंढनी थी जिससे मैं अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर सकूं, अपने एक्सपेंस को उठा सकूं और शायद कुछ पैसे ज़्यादा आ जाएं तो मैं अपने घर में भी भेज सकूं, एक फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकूं छोटा मोटा। जिसके बाद मैं सोचना शुरू करता हूं कि ऐसी कौन सी जॉब है जिससे मेरी पढ़ाई इफेक्ट ना हो और कुछ ज़्यादा पैसे मुझे मिले। तब मुझे आइडिया आता है कि यार मैं तो पढ़ने में अच्छा हूँ, 12th में मेरे 86% आए थे, तो क्यों ना मैं एक कोचिंग सेंटर में एज अ टीचर पढ़ाना शुरू करूँ। और स्टार्टिंग के पहले हफ्ते मैं शहर के अलग अलग कोचिंग सेंटर में जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मुझे एज अ टीचर ज्वाइन करना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कॉलेज का एक्सपेंस वगैरह हैंडल करना है। बट एक हफ्ता पूरी मेहनत करने के बाद भी मुझे किसी भी कोचिंग सेंटर में जॉब नहीं मिलती है एज अ टीचर। मैं और भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर में जाता हूँ जहाँ क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को या क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन ओनर्स का यही कहना था, कोचिंग सेंटर्स के ओनर का यही कहना था कि अभी हमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होगी तो हम आपसे इन फ्यूचर कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। अब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और अपने पीजी में आकर बैठ जाता हूँ। अब मैं सोच रहा था, तब मुझे आइडिया है कि यार मैं एक बहुत अच्छी सोसाइटी के पास में रहता हूँ, मतलब जो मेरा पीजी था वो एक बहुत अच्छी सोसाइटी के पास में था। तो मुझे लगा कि शायद मैं वहाँ के कुछ बच्चों को इकट्ठा करके मैं पढ़ा दूँ किसी एक के घर में जाकर। तब मैंने देखा कि उस सोसाइटी के पास ही एक कोचिंग सेंटर था। मैंने पूरे शहर में तो देख लिया, लेकिन जो मेरे पीजी के पास में एक कोचिंग सेंटर था मैं तो वहाँ गया ही नहीं। तब मैंने डिसाइड किया कि चलो एक बार ये लास्ट ट्राई करते हैं कि इस कोचिंग सेंटर में जाते हैं। उस कोचिंग सेंटर का नाम था नंदिनी कोचिंग सेंटर, जिनके ओनर थे अतुल सर। उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर ये कोचिंग सेंटर शुरू किया था। मैं उनके पास जाता हूँ और सेम यही कहता हूँ कि सर मुझे एज अ
टीचर ज्वाइन करना है ताकि मैं अपने कॉलेज के एक्सपेंस को का मतलब हैंडल कर सकूं। तब वो कहते हैं कि अभी हमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि सारे कोचिंग सेंटर वाले कहते हैं। मैं फिर से काफ़ी ज़्यादा मतलब निराश हो जाता हूँ, बहुत सैड हो जाता हूँ। तो अतुल सर मुझे देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम एक काम कर सकते हो, हमारे टीचर्स जो हैं कि होम ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं और एक होम ट्यूशन का 2,000 रुपये मिलता है, मतलब एक घर जाके पढ़ाने का 2,000 रुपये मिलता है। जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ ये सुनने के बाद। मैं अतुल सर से कहता हूँ कि सर आप मुझे भी एज अ होम ट्यूटर रख लीजिए, मैं जाके पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। जिसके बाद अतुल सर मेरा एक एग्ज़ाम लेते हैं, मतलब ऐसा कि अगर वो किसी के पास मुझे भेजे तो उनका जो इमेज है, जो उनकी रिस्पेक्ट है वो डाउन ना हो, ठीक है। तो जिसलिए वो ऐसा टेस्ट लेते हैं कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो उस अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चंस देते हैं एंड मैं सारे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मुझे सारे बनते थे। तो अतुल सर काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जाओ अभी तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें 1-2 दिन में बताता हूँ। अगर मुझे कोई होम ट्यूशन के लिए कांटेक्ट करता है तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही वहाँ सेंड करूँगा एज अ होम टीचर। मैं काफ़ी खुश था, एक्साइटेड था। मैं जाके पीजी में बैठ जाता हूँ और करीब 2 दिन के बाद अतुल सर का मेरे पास कॉल आता है और वो कहते हैं कि एक होम ट्यूशन मिला है जो कि हमारे कोचिंग सेंटर से ही करीब आधा से 1 किलोमीटर दूर है। तो जिसके बाद मैं जल्दी जल्दी हाँ कर देता हूँ, सर मुझे चलेगा, मैं चल दूंगा पैदल पढ़ाने के लिए। जो कोचिंग का टाइम था, जो होम ट्यूशन का टाइम था, वो शाम के 7 से 8 बजे का था और मेरा जो कॉलेज था सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक था। तो मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकता था और घर आने के बाद मैं अपना इस कॉलेज का पढ़ भी सकता था और अपना कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद मैं पढ़ाने भी जा सकता था। और उसके दौरान मुझे कुछ पैसे भी आने शुरू हो गए थे, मतलब धीरे धीरे करके 1 महीना कंप्लीट होता है। फिर मैं जहाँ कोचिंग सेंटर पढ़ाने जाता था वहाँ कुछ रिलेटिव्स आते हैं और मेरे बारे में पूछा जाता है। जिस घर में मैं पढ़ाने जाता था, गुप्ता फैमिली में मैं पढ़ाने जाता था, तो वहाँ के जो ओनर थे, जो गुप्ता मिस्टर गुप्ता थे, उनका जो रिस्पॉन्स था मुझे लेकर काफ़ी पॉजिटिव था। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ये सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनको आप एज अ होम टीचर रख सकते हैं। तो उनके घर में जो रिलेटिव आए थे वो भी मुझे एज अ होम ट्यूटर अपॉइंट कर लेते हैं। वो जयसवाल फैमिली थी। तो अब कुल मिलाकर मैं 6 से 7 और 7 से 8 पढ़ाने लगा था। मुझे 2 शिफ्ट मिल चुके थे जिसके मुझे 4,000 रुपये मिलते थे। तो मैं 1,500 रुपये खुद रखता था और बाकी के जितने पैसे बचते थे वो मैं अपने घर में भेज देता था, रामपुर में, अपनी फैमिली में। तो मेरे घर वाले काफ़ी खुश थे। मेरे पापा पहले पूछते थे कि बेटा तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तो मैं अपने पापा को बताता हूँ कि पापा मैं एज अ होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और मेरे कॉलेज का भी जितना वगैरह है वो तब मेंटेन हो जाएगा 1,500 रुपये में, बाकी जो 2,500 बच रहे हैं वो आप रख लीजिए, घर में काम आएंगे। पापा भी खुश, मैं भी खुश, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और करीब 2 महीने तक मुझे 4-4 हज़ार रुपये आते हैं। और करीब 2 महीने के बाद अतुल सर मेरे से वापस कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मनीष एक और होम ट्यूशन है, क्या तुम जाना पसंद करोगे। जिसके बाद मैं कहता हूँ हाँ सर मैं चले जाऊँगा। तो जिनके यहाँ अब जाना था वो था वर्मा फैमिली। मिस्टर वर्मा ने मुझे अपॉइंट किया था एज अ होम ट्यूशन। मैं उस घर में जाता हूँ पढ़ाने के लिए। वो घर काफ़ी सुंदर था, एकदम महल जैसा था। और उनका जो बेटा था वंश वर्मा, वो पढ़ने में भी काफ़ी होशियार था, लेकिन घर वाले चाहते थे कि कोचिंग सेंटर ना भेज के उसकी जो पढ़ाई है वो घर में ही कराया जाए, ठीक है। तो मैं करीब स्टार्टिंग में उनके घर जाता हूँ। पहले दिन काफ़ी अच्छा घर था, काफ़ी अच्छा जो उनका रिस्पेक्ट देने का तरीका था, मतलब एज आ मुझे ट्रीट करने का तरीका काफ़ी अच्छा था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एज़ कम्पेयर स्टार्टिंग के 2 घर से पहले। वो मुझे खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह देते हैं और मैं उनके बेटे वंश वर्मा को पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। और स्टार्टिंग के जो दिन थे काफ़ी नॉर्मल थे। मैं आता जाता पढ़ाता और फिर घर आता, खाना वगैरह बनाता तो सो जाता। लेकिन मिस्टर वर्मा का जो घर था काफ़ी बड़ा था, महल जैसा घर था। वो घर बहुत अच्छा था, लेकिन एक चीज़ मुझे खटकती थी, मतलब एक चीज़ मुझे काफ़ी नोटिस होती थी। मैं जैसे ही हॉल के अंदर जाता था और सीधे जाकर एक स्टडी रूम आता था, मैं वहाँ वंश को पढ़ाता था, मिस्टर वर्मा के बेटे को। लेकिन उससे पहले ना एक सीढ़ी पड़ती थी और सीढ़ी के नीचे एक गेट था, एक दरवाज़ा था जिस पर लाल कलर का कपड़ा बंधा हुआ था, रक्षा सूत्र बंधा हुआ था और सिंदूर टाइप के लाल लाल कुछ लगे हुए थे उस दरवाजे में। मैं उस दरवाजे को रोज़ देखा करता था और मुझे कुछ अजीब सा फील होता था। लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया और वहाँ जाकर पढ़ाता वंश को और वापस घर आ जाता, क्योंकि आखिरी कोचिंग मेरा वंश के यहाँ होता था, ठीक है। फिर करीब 2 हफ्तों के बाद मुझे ना कुछ अजीब महसूस होने लगा। जब मैं वंश को पढ़ाता तो मुझे ना कुछ अजीब आवाज़ें आती, मतलब ऐसा कुछ रोने की, और ऐसा लगता कि कोई लड़की, किसी लड़की की आवाज़ आती और ऐसा लगता कि वो ना मुझसे कुछ हेल्प मांग रही है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ बंद करके रखा गया है, ऐसे कुछ कुछ आवाज़ें आती। जब मैं वंश से कंफर्म करता कि क्या वंश तुम्हें कोई आवाज़ें आ रही हैं, तो वंश कहता नहीं सर मुझे कोई आवाज़ें नहीं आ रही है। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मेरी थकान का कुछ हेलुसिनेशन होगा, मुझे ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, मैं ज़्यादा थक गया हूँ। तो मैं उस दिन निकल रहा था, वंश के घर से निकल रहा था, तब मैंने देखा ना वापस से वो जो गेट था ना
वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अंदर से ना कुछ अजीब अजीब टाइप का धुआं टाइप निकल रहा था दरवाजे के नीचे से। मुझे लगा शायद आग वगैरह लग गई है। तो मैंने जब उनके फादर को बुलाया, जो मिस्टर वर्मा थे, वंश के पापा थे, उनको बुलाया, तो उनको मैंने कहा कि सर उस गेट से नीचे धुआं निकल रहा है। तो उनके फादर देखते हैं उधर, तो वहाँ तो कुछ नहीं है सर। तो मैं वो वापस ऐसे आँख मल के देखता हूँ, तो वहाँ कुछ नहीं था वहाँ। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक शायद वहम होगा। लेकिन वहाँ से ना मुझे कुछ कुछ आवाज़ें आ रही थी अगले दिन से। जब मैं अगले दिन से वापस से वर्मा जी के घर जाता हूँ, तो मुझे ना अजीब अजीब वहाँ से आवाज़ें आती है। दरवाजे की तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन मुझे फील होता है, और वहाँ से ऐसा लगता है कि कोई मुझे वहाँ बुला रहा है, ऐसा कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है और मुझे वहाँ अपनी तरफ बुलाना चाहता है, और मेरे से कोई हेल्प मांग रहा है कि मुझे उस दरवाजे के पीछे से निकालो, उसे मुझे मतलब बाहर निकालो। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन यही सब 2-3 दिन तक चलता रहा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ ना, मैं एकदम अपने मेंटल पीस को ऐसा लग रहा था खोने लग गया हूँ वो सारी आवाज़ें सुन कर। फिर एक दिन मिस्टर वर्मा आते हैं, पूछते हैं कि वंश की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। मैं बताता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है सर, और इनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। वो मेरा 3rd मंथ का पेमेंट, मतलब उनका तो 1st मंथ का पेमेंट था, वो मुझे 1st मंथ का पेमेंट देते हैं 2000 रुपीज़। मैं काफ़ी खुश था। और स्टार्टिंग मतलब एंड मंथ ही चल रहा था, करीब 28-29 तारीख चल रहे थे। वो मुझे अपना पेमेंट कर देते हैं 2-3 दिन पहले, मतलब टाइम से 2-3 दिन पहले ही मुझे पेमेंट कर देते हैं। और मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि मुझे जितनी भी 3 फैमिली मिली थी, और तीनों में ही मुझे डेट टू डेट फीस मिल जाती थी, और यहाँ तो समय से पहले मिल जाती थी फीस। तो मैं और ज़्यादा खुश हो गया था। जब मिस्टर वर्मा मुझे फ़ीस देते हैं और थोड़ा बैठ के बात करते हैं मुझसे, तो मैं उनसे ना उस गेट के बारे में पूछता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि सर उसमें वो लाल कलर का धागा वगैरह बंधा हुआ है, रक्षा सूत्र, लाल कलर का कपड़ा, सिंदूर वगैरह उसमें लगा हुआ है, तो ये मतलब क्या है उसमें, ऐसा करके। तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे इनडायरेक्टली उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। तब मिस्टर वर्मा थोड़ा सा शॉक होते हैं, चुप होते हैं, और वो कहते हैं कि उस रूम के अंदर हमारे घर के कुल देवता हैं, ठीक है, हमारे घर के कुल देवता हैं, इसीलिए हम इतना सारा उसमें करके रखते हैं, ठीक है। हम किसी को भी बाहर जाने मतलब वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते हैं उस दरवाजे के आसपास, ठीक है। फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन मुझे वापस से वही रोने की आवाज़ें सुनाई दी है, मदद मांगने की आवाज़ें सुनाई दी, और ये सही जो आवाज़ें थी ना, वो दरवाजे के पीछे ऐसे आ रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि दरवाजे से कोई मुझे घूर के देख रहा है। तो मैंने वंश जो वर्मा जो था, वो मिस्टर वर्मा के जो बेटे थे जिनको मैं पढ़ाने जाता था, मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा वो दरवाजे के पीछे एक्चुअली है क्या। तो वो बताता है कि सर मुझे भी नहीं पता, पापा मुझे वहाँ जाने के लिए नहीं देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि बेटा तुम्हारे पापा ने तो मुझे बताया कि वहाँ कुल देवता है और घर वाले पूजा करते होंगे वहाँ जाके। बोलते कि नहीं सर, वहाँ ऐसा कोई पूजा वूजा नहीं होता, पापा ने बस मना किया कि वहाँ नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। अब मेरे अंदर जाग जाती है क्यूरियोसिटी कि ऐसा क्या है उस घर के अंदर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ ना किसी लड़की को बंद करके रखा गया है, और ये घर वाले मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, मुझे वहाँ से इनकम आ रही है। इससे पहले कि जो 2 कोचिंग थे वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं जाता था, पढ़ाता था, आ जाता था। लेकिन जो मिस्टर वर्मा का जो घर था, वहाँ जाने पे ऐसा लगता था कि ऐसा मेरे बॉडी से एनर्जी निकल गई है, मैं एकदम अजीब तरीके का बिहेव करने लगता था, मेरा मेंटल पीस एकदम ख़त्म होने लगता था, मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चल क्या रहा है, वहाँ है क्या। जिसके बाद मैं वापस से मिस्टर वर्मा को बुलाता हूँ और कहता हूँ कि सर ये दरवाजे के पीछे है क्या, मुझे वहाँ से लड़की की आवाज़ आती है। जिसके बाद मिस्टर वर्मा शॉक हो जाते हैं कि क्या ऐसे क्या बोलूँ इनको, ऐसा करके थोड़ा सा अपने अंदर। तो वो कहते हैं कि सर शायद आपको थकान हो गई है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपको कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए। मीन्स ऐसा था कि अब होम ट्यूशन मेरा जो था वहाँ ख़त्म होने वाला था, और मैं चाहता भी था कि ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि उस कमरे के अंदर ना कुछ गलत हो रहा है। तो मैंने क्या किया मालूम, मैंने दबी में ना पुलिस को कॉल कर दिया और ये कह दिया कि एक लड़की को मिस्टर वर्मा के घर में किडनैप करके रखा गया है। जिसके बाद पुलिस, वो एनोमियस कॉल था, मैंने एक स्टडी पीसीओ से वहाँ कॉल किया था पुलिस स्टेशन में और कहा था कि मिस्टर वर्मा ने एक लड़की को किडनैप करके रखा है सीढ़ी के नीचे वाले दरवाजे में, और वहाँ कुछ ऐसे पूजा धार्मिक वाले काम करके रखे हैं जिससे कोई दरवाजे पर वो ना करे। जिसके बाद पुलिस तुरंत मिस्टर वर्मा के घर पहुँच जाती है। तो मिस्टर वर्मा पूछते हैं क्या हो गया, तो पुलिस कहती है कि हमें खबर मिली है कि आपने एक लड़की को किडनैप करके रखा है उस दरवाजे के पीछे, सीढ़ी के नीचे वाले दरवाजे के पीछे। मिस्टर वर्मा कहते हैं नहीं सर, आपको गलत फैमिली हुई है, आपको किसी ने गलत खबर दी है, ऐसा करके। मिस्टर वर्मा को पता चल गया था कि मैंने ही शायद उनको खबर दी होगी, क्योंकि उसके पहले ही दिन मुझे एज अ होम ट्यूशन मना कर दिया गया था और अगले दिन पुलिस उनके घर में पहुंच जाती है।
तो पुलिस कहती है कि हमें सर चेक करना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल है, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, हमें चेक करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ नहीं है, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। मिस्टर वर्मा काफ़ी मना करते हैं, लेकिन पुलिस नहीं सुनती है और उस दरवाजे को खोल दिया जाता है, जिसके बाद उस दरवाजे के अंदर उन्हें एक कंकाल मिलता है। एक कंकाल मतलब जिसके ऊपर पूरा मांस गायब था, और रूम के अंदर लिटरली ऐसा लगा था कि 100 चूहे मर चुके हैं, इतनी ज़्यादा बदबू थी, सड़े हुए मांस की इतनी ज़्यादा बदबू थी उस रूम के अंदर। पुलिस को शक होने लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ बहुत गलत हुआ है, जिसके बाद मिस्टर वर्मा को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आपको हम कस्टडी में रखेंगे जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। मिस्टर वर्मा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरी फैमिली को भी मेरे साथ ले चलिए, इस घर में अकेला मत छोड़िए, उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन पुलिस नहीं सुनती है। उनकी वाइफ भी उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, क्योंकि उनकी वाइफ को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था कि आखिर उस कमरे में क्या है। लेकिन मिस्टर वर्मा जानते थे कि अब वो दरवाज़ा खुल चुका है और उनके घर के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब उनकी फैमिली के साथ कुछ गलत हो सकता है। मिस्टर वर्मा बहुत कहते हैं कि मेरी फैमिली को भी इस घर से बाहर निकाल दीजिए, इस घर को बंद कर दीजिए, वो दरवाज़ा खुल चुका है, उनके साथ बहुत गलत हो सकता है। लेकिन पुलिस बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मिस्टर वर्मा जेल के अंदर थे, वापस से पुलिस वाले को कहते रहते हैं कि मेरी फैमिली को भी वहाँ से बुला लीजिए, वहाँ से बुला लीजिए, वरना उनकी जान चली जा सकती है। उस कमरे में कुछ गलत था जो मेरी फैमिली की जान ले सकता है। लेकिन पुलिस सुनने के लिए रेडी ही नहीं थी, जिसके बाद पुलिस एक कांस्टेबल को मिस्टर वर्मा के घर भेजते हैं चेक करने के लिए सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि मिस्टर वर्मा काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। इसीलिए पुलिस ने एक कांस्टेबल को उनके घर भेजा। जब कांस्टेबल उनके घर पहुंचते, दरवाज़ा बंद था अंदर से, वो धक्का मार के खोलते हैं, घर एकदम अंधेरा था, अंदर कोई भी बल्ब नहीं जल रही थी। मिस्टर वर्मा की जो वाइफ थी मीनल वर्मा और उनका जो बेटा था वंश वर्मा, उसको पूरे घर में खोजा जाता है। और जिस दरवाजे को पुलिस ने खोला था जहाँ से कंकाल मिला था, उस दरवाजे को सील कर दिया गया था। लेकिन जब कांस्टेबल पूरे घर में सर्च करने के बाद उस वापस से उस गेट वाले रूम में पहुंचता है तो देखता है कि मीनल और वंश दोनों की बॉडी पड़ी हुई थी, डेड। मतलब अब उनकी जान जा चुकी थी। मिस्टर वर्मा कह रहे थे कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को यहाँ से ले जाओ वरना उनकी जान चली जाएगी। पुलिस ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। कांस्टेबल ने तुरंत कॉल करके बताया कि सर यहाँ उनकी वाइफ और उनके बेटे की डेथ हो चुकी है, यहाँ उनकी बॉडी पड़ी हुई है उसी रूम में जहाँ उनको कंकाल मिला था। और फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी कंकाल का वो रिपोर्ट आ चुका था और बताया गया था कि वो एक लेडी की लाश थी जिसका गला घोंटकर हत्या किया गया था। ठीक है, अब मिस्टर वर्मा और पुलिस तुरंत मिस्टर वर्मा के घर पहुंचते हैं, उनकी बॉडीज़ को बाहर निकाला जाता है। मिस्टर वर्मा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, मोहल्ले वाले पूरे इकट्ठा हो चुके थे और यहाँ तक कि मैं भी वहाँ गया था। मतलब इस मिस्टर वर्मा घर गया था जब मुझे पता चला कि उनके वाइफ और उनकी बेटे की डेथ हो चुकी है, क्योंकि मैं उनके बेटे को पढ़ाता था। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरी वजह से हुई हैं। तो मिस्टर वर्मा वहाँ रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। आखिरी में उनके वाइफ और उनके बेटे का अंतिम संस्कार किया जाता है और उस घर को बंद कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस का ये पूछना था कि आखिर उस गेट के पीछे था क्या। मिस्टर वर्मा उसके बाद कहते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि आखिर क्या था। वो कहते हैं कि उनके जो पिता थे विवेक वर्मा, उन्होंने अपनी बहन को उस रूम में बंद करके रखा था और वो प्रॉपर्टी जो थी, पूरा जो घर था वो उनकी बहन के नाम पे था। उन्होंने धोखे से उस पर साइन करवा लिया और उस रूम में उनको बंद कर दिया और उस रूम में हमेशा अंधेरा रहता था, उनको खाना वाना दिया जाता था। लेकिन एक दिन वो भाग गई घर से और वो पुलिस के पास पहुंच गई, जिसके बाद उनको पागल मतलब उनका मेंटल कंडीशन ख़राब है ऐसा बोल के उनको वापस से घर लेके आया गया, उस रूम में वापस से बंद कर दिया गया। उनके फादर और उनकी माँ, मतलब मिस्टर वर्मा के जो फादर थे विवेक वर्मा और उनकी जो वाइफ थी सुनीता वर्मा, उन्होंने उनकी बहन को बंद कर दिया और खाना वाना देना बंद कर दिया। और एक दिन बहुत चीख चिल्ला रही थी उनकी बहन उस रूम के अंदर से, तो उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और किसी को ना पता चले इसीलिए उन्होंने उस गेट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि बॉडी वहीं थी, तो जो आत्मा थी, उनकी जो बॉडी की स्पिरिट थी, वो उस घर में घूमने लगी थी। और कुछ ही दिनों के बाद जो विवेक वर्मा थे, मिस्टर वर्मा के जो फादर थे, उनकी डेथ हो जाती है। मतलब एकदम मिस्टीरियस डेथ, मतलब कोई भी कुछ ऐसा नहीं था, ऐसा मतलब डर के मारे उनको हार्ट अटैक आया हो और इस तरीके से नेचुरल डेथ हो गई हो।
तो ये जो सुनीता वर्मा थी उनको बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एकदम हेल्दी थे। तो उन्होंने पंडित को बुलाया एक ठो। तो पंडित जैसे ही आए घर में तो उन्होंने कहा कि इस घर में एक आत्मा है जो इसी के घर के मेंबर की है। तब सुनीता वर्मा पंडित जी को सारी बात बताती है। तो पंडित जी कहते हैं कि उनकी जो आत्मा है वो इस पूरे घर में घूम रही है और धीरे धीरे करके आपके पूरे खानदान को ख़त्म कर देगी, मार डालेगी। जिसके बाद सुनीता वर्मा काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि जो उनके बेटे थे मिस्टर वर्मा जो थे वो अभी काफ़ी छोटे थे, 7-8 साल के, 10 साल के थे, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि पंडित जी उस घर में पूजा वगैरह करवाते हैं, हवन वगैरह करवाते हैं, कुछ पॉजिटिव वाटर्स को वगैरह छिड़कते हैं और कुल मिला के जहाँ उनकी बॉडी थी उसको उस रूम के नीचे दफन कर दिया जाता है। पंडित जी ये भी कहते हैं कि अभी आत्मा इस यहाँ से जाएगी नहीं, हमें एक कमरे में उस आत्मा को कैद करके रखना पड़ेगा। जिसके बाद पंडित जी उस रूम में गड्ढा करते हैं और वो जो उनकी बहन थी उसकी बॉडी को वहाँ दफन कर देते हैं हमेशा के लिए, और कुछ रिचुअल्स करके उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद कहा जाता है, जिसके बाद पंडित जी कहते हैं कि इस रूम को गलती से भी मत खोलिएगा, हो सके तो भूल जाइए कि यहाँ कोई रूम है, और हो सके तो यहाँ इसको पूरा पैक करवा दीजिए ताकि यहाँ कोई आए जाए ना। तो सुनीता वर्मा जी ने ठीक ऐसा ही किया, उसको थोड़ा सा कबर्ड वगैरह रख के वहाँ पूरा वो कर दिया गया, क्या बोलते हैं, उस रूम को पैक कर दिया गया। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो मिस्टर वर्मा थे वो बड़े होते हैं, उनकी शादी वगैरह होती है, और कुछ टाइम के बाद उनकी जो मदर थी, जो सुनीता वर्मा थी, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होने से पहले उन्होंने उस दरवाजे के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ऐसा ऐसा बेटा है, तो इसलिए उस दरवाजे को कभी खुलने मत देना। लेकिन वो दरवाज़ा पुलिस वालों ने खुलवा दिया था, और अब मीनल वर्मा और वंश वर्मा की जान जा चुकी थी। लेकिन पुलिस इन सारी बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि मिस्टर वर्मा जेल के अंदर थे और अगले दिन उनकी मौत हो जाती है, वो उनकी डेथ हो जाती है जेल के अंदर ही। पुलिस को ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी, पहले उनकी वाइफ, उनके बेटे का जाना, फिर सेल के अंदर किसी का आना जाना ना दिखना, और अचानक से मिस्टर वर्मा की डेथ हो जाना। ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस, काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। जिसके बाद जैसे कैसे करके मिस्टर वर्मा की बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। तो मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि मेरी वजह से शायद एक फैमिली बर्बाद हो गई। मैं अतुल सर के पास गया और कहा कि सर मैंने ही पुलिस वाले को कॉल किया था। तो अतुल सर मुझे काफ़ी डांटने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा काम था सिर्फ वहाँ जाना, पढ़ाना। मुझे काफ़ी गिल्ट फील हो रहा था, इसीलिए मैं कुछ महीनों के लिए अपने घर वापस उत्तर प्रदेश रामपुर चला गया। मैं अपनी फैमिली के साथ खाना वगैरह खा रहा था, तब मैं अपनी मम्मी पापा को बताता हूँ कि शायद मम्मी पापा मेरी वजह से एक फैमिली बर्बाद हो गई। मैं जहाँ होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था वहाँ उन्होंने कुछ राज ऐसा दरवाजे के पीछे बंद करके रखा था, और मुझे वो चीज़ जानना था, जिस वजह से मैंने पुलिस को ये सारी बातें बताई और वो दरवाज़ा खुला, और जिस वजह से उस फैमिली के तीनों मेंबर की जान चली गई। मम्मी ने कहा कि बेटा तू परेशान मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसके पीछे भी कुछ होगा, शायद जो चीज़ वहाँ बंद थी उसे न्याय चाहिए होगा, शायद उन लोगों ने उनके साथ कुछ गलत किया था तो उसने अपना बदला ले लिया, शायद वो अब वहाँ से जा चुकी होगी, अब वो घर एकदम शांत हो चुका होगा। तो मम्मी मुझे ऐसा करके सपोर्ट कर रही थी कि बेटा जो होता अच्छे के लिए होता है, ये सारी चीज़ें को ज़्यादा ध्यान मत दे, बस तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, तो अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर। मैं वापस से रामपुर से बरगढ़ आता हूँ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता हूँ। उस इंसिडेंट ने मुझे काफ़ी हिला कर रख दिया था। मैं होम ट्यूशन वगैरह छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था कि अब तुझे कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे फादर को एक अच्छी जगह जॉब मिल चुकी थी जिनका एक मंथली सैलरी आना शुरू हो गया था, और घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। तो मैं अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे कंप्लीट करता हूँ और करीब 2018 में मेरा सीए क्लियर हो जाता है और मैं एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में एज अ सीए काम करने लगता हूँ। लेकिन आज भी मुझे गिल्ट है कि अगर मैंने उस दिन वो कॉल पुलिस वालों को ना किया होता तो शायद मेरी वजह से एक फैमिली बर्बाद नहीं होती। और कई बार रात के समय मुझे सपने आते हैं कि शायद मैंने वो फ़ोन कॉल ना किया होता तो आज वो फैमिली जिंदा होती। और सबसे ज़्यादा मैं दुखी था वंश को लेकर के। वंश एक इंटेलिजेंट लड़का था, मिस्टर वर्मा भी काफ़ी अच्छे थे और मीनल वर्मा भी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया था। लेकिन मैंने क्या किया, अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में पुलिस को कॉल कर दिया और मेरे चक्कर में पूरी फैमिली की डेथ हो गई। और शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि ज़िंदगी में कुछ दरवाजे बंद होना बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो दरवाजे खुल जाएं तो शायद आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ मिस्टर वर्मा की फैमिली के साथ। खैर आज की कहानी यही ख़त्म होती है। आज की हॉरर स्टोरी हमें बताई गई थी हमारे कमेंट सेक्शन में। उन्होंने कहा था
कि सर मेरे पास एक हॉरर स्टोरी है, मेरे साथ एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ था, मैं चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के ज़रिए इस कहानी को ऑडियंस तक शेयर करें। तो मैंने वैसा ही किया, उनकी कहानी को अपनी ऑडियंस तक शेयर किया। आई होप आप लोगों को आज की हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी, और सतर्क ज़रूर रहिए और अनजान दरवाज़ों को कभी मत खोलिए अगर उसमें कुछ रिचुअल्स वगैरह हुए हैं। आज की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और हॉरर स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दरवाज़ों को बंद रहने दीजिए।